आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। 4 बज चुके हैं। किरण और अर्पिता दोनों ही तैयार होकर नीचे आ जाती है। अर्पिता के चेहरे पर प्रशांत जी से मिलने की खुशी होती है, जो उसके चेहरे पर नूर बनकर झलकती है। वहीं किरण अर्पिता को देख मन ही मन खुश होते हुए कहती है, अब तो पता लगा कर ही रहूंगी अर्पिता तेरे इस बदलाव की वजह। वाह, आ गई दोनों तैयार होकर। मैं आ ही रही थी तुम दोनों के कमरे में। चलो निकलते हैं अब। बीना जी ने दोनों को तैयार देखकर कहा और दया जी के पास जाकर कहती है, माँ जी हम लोग बाजार निकल रहे हैं। दया जी, ठीक, मैं ध्यान रखूंगी घर का, और हाँ समय रहते वापस आ जाना, ठीक है। जी माँ जी, बीना जी कहा और वो वहाँ से हॉल में चली जाती है। बीना जी, अर्पिता किरण चलो चलते हैं, हम आए, कह दोनों बीना जी के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में तीनों पैदल चलते ही फिनिक्स पहुंचती है। मॉल पहुंचते ही अर्पिता की नज़र चारों ओर घूमने लगती है। आप यही कहीं होने चाहिए प्रशांत जी, अर्पिता खुद से ही कहती है। दाएं बाएं देखती जाती है। बीना जी और किरण दोनों बातों करती हुई चलती जा रही है। जब अर्पिता की आवाज नहीं सुनती है तो बीना जी अर्पिता की ओर देखती है और उससे कहती है, लाली क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं मासी, वह बस मॉल की खूबसूरती देख रहे थे। बस इतना अच्छा है ना, अर्पिता ने कहा। ओह अच्छा तो है लाली, ऐसे ही ये आलमबाग का फेमस थोड़े ही है, पूरा लखनऊ इस मॉल को जानता है। सो तो है मासी, इस हमने भी बहुत सुना है इसके बारे में। अभी 1-2 दिन पहले ही तो हम लोग यहाँ आए थे, तब भी काफी तारीफ हुई थी यहाँ की। लेकिन मासी आज मॉल की सजावट कुछ विशिष्ट ही लग रही है। आज बैलून वगैरह भी लगे हुए हैं। किरण तुम देखो, जहाँ तक हमें याद है पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था ना। हाँ यार, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। खैर जो भी हो, अच्छा लग रहा है, किरण ने धीमी आवाज में कहा। माँ आप जाकर अपनी शॉपिंग करो, हम दोनों मॉल में हमारे काम के सेक्शन की तरफ जाती है, यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने। हो जाए तो हमें कॉल कर बता देना, हम वही नीचे पेमेंट काउंटर पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है बीना जी कहती है और वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। वही किरण अर्पिता को अपनी तरफ घूमता पाकर देखते हुए कहती है, ऐसे काहे देख रही हो, माँ बुरा नहीं मानेगी, वह समझती है हम आजकल के बच्चे हैं, थोड़ी बहुत प्राइवेसी हमें भी चाहिए होती है। हाँ उन्हें बुरा अवश्य लगता अगर हम बिना बताए यहाँ से गायब हो गए होते तो। अब घूमना बंद करो और मेरे साथ चलो, मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, किरण अर्पिता से कहती है। किरण को देख अर्पिता उससे कहती है, तुम्हें खरीदना है ना, तुम अकेली जाकर खरीदो, हम चले मासी के पास। कितने मन से वो हमें यहाँ बुलाकर लाई थी और तुम उनको मन को ही दुखा गई। बाय कहकर अर्पिता बीना जी के पीछे चल देती है। मासी हम भी आ रहे हैं कहते हुए अर्पिता कदमों की चाल तेज कर देती है और पीछे मुड़कर किरण को देखती है, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। तो तुझे आना पड़ेगा किरण, क्योंकि आनंद सभी को साथ मिलकर चलने में है। अकेले अकेली सहूलियत तो है लेकिन आनंद नहीं। सोचते हुए अर्पिता आगे मुड़ती है और कुछ कदम बढ़ाती है तो किसी से टकरा जाती है। अर्पिता स्वयं को संभाल कर स्थिर हो जाती है और नीचे देखती है तो 1-2 साल की बच्ची उसके सामने खड़ी है। अर्पिता से टकराने के कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह वही खड़े खड़े अपने हाथ को फूंक मारकर झटकने लगती है। ओह सो सॉरी लिटिल एंजल, आपको कहीं लगी तो नहीं, दिखाइए हमें, अर्पिता वही नीचे बैठते हुए कहती है। अर्पिता को अपने सामने बैठा हुआ देख वह बच्ची पीछे देखती है और अपने नन्हे नन्हे कदमों से उसे पीछे ही दौड़ जाती है और थोड़ा पीछे ही जाकर एक महिला के कदमों से लिपट जाती है। उस बच्चों को देख अपनी गोद में उठा लेती है। अर्पिता उसे ऐसे देखती है तो मुस्कुरा देती है और उठकर खड़ी हो जाती है तथा उस महिला को देखती है। अरे त्रिशा, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों आ गई, क्या हुआ प्रिंसेस? महिला की बात सुन बच्ची अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। ओह तो चोट लग गई है आपको? बच्ची हाँ में गर्दन हिला देती है। अरे तो कोई बात नहीं, मेरी प्रिंसेस तो इतनी स्ट्रांग है कि इस छोटी मोटी चोट से घबराती थोड़ी ही है, कहा ना मैंने, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मम्मा, बच्ची स्माइल करते हुए कहती है। गुड गर्ल। दोनों आपस में बात करती है। वही अर्पिता उसकी उन दोनों को देखकर उनकी तरफ चली आती है। अर्पिता बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, लेकिन हमारी वजह से उसको चोट लग गई।
उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। अर्पिता ने बच्ची के सामने अपने हाथ से कान पकड़कर कहा। उसे देख बच्ची हंसने लगती है और कहती है, मम्मा ये दीदी तो बिल्कुल हमारे चाचू की तरह सॉरी बोल रही है। महिला ने बच्ची को तरफ इशारा किया और जिससे वो बच्ची चुप हो जाती है। वो महिला को अर्पिता की ओर देखती हुई कहती है, अरे कोई नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, अनजाने में ही हुआ होगा आपसे। आप बेवजह सॉरी मत कहिए, और ये थोड़ी सी नटखट भी है तो लग गई होगी थोड़ी सी। किससे बात कर रही है आप चित्रा? प्रशांत ने आते हुए पूछा। चूंकि चित्रा अर्पिता के सामने होती है जिस कारण वो प्रशांत को देख लेती है, लेकिन अर्पिता दरवाजे की ओर पीटकर खड़ी होने के कारण देख नहीं पाती है। वह आवाज सुन लेती है और कहती है, ये तो प्रशांत जी की आवाज है। अर्थात प्रशांत जी यहाँ आ गए। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और पीछे मुड़कर देखती है और धीमे से कहती है, प्रशांत जी आप आ गए। प्रशांत सफेद शर्ट काली पैंट पहने ओठों पर मुस्कुराहट रखे चलता आ रहा है। उनके पीछे परम और श्रुति भी चले आ रहे हैं। प्रशांत को देख अर्पिता के मुख से जगजीत जी की गाई गजल बोल निकल पड़ते हैं, जो होले होले गुनगुनाने लगती है। धीमी आवाज में गाने पर भी प्रशांत सुन लेता है। वो आकर अर्पिता के पास ही खड़ा हो जाता है। त्रिशा प्रशांत को देखकर फौरन उसके पास आने को मचलने लगती है। चाचू चाचू कह त्रिशा खुद से प्रशांत के पास आने के लिए लटक जाती है, जिसे देख प्रशांत के साथ बाकी सभी की भी हंसी छूट जाती है। हाँ, अब काहे मम्मा याद रहेगी इन्हें, अब तो बस ये और इनके चाचू, बस यही दो बचेंगे। चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है और त्रिशा को प्रशांत की गोद में दे देती है। तो मेरी एंजल कैसी है? और मैं कुछ देर बाहर क्या रुक गया? भाई आपने तो शरारतें ही शुरू कर दी। हाँ, प्रशांत ने बच्ची की ओर देखकर उससे कहा। उसकी बात सुनकर नन्ही त्रिशा कहती है, चाचू आपको कैसे पता कि हमने छलालत शुरू कर दी है? नहीं चाचू, हमने कुछ नहीं किया। आप ना इन नई वाली छुई दीदी से पूछ लो। दीदी आप बताओ ना चाचू को कि एंजल ने कुछ नहीं किया है। त्रिशा ने अर्पिता की ओर इशारा कर कहा। त्रिशा की प्यारी सी आवाज सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बच्ची बिल्कुल सही कह रही है प्रशांत जी कि इसने कुछ भी नहीं किया है। गलती तो हमारी थी और उसके लिए हम सॉरी है लिटिल एंजल कहकर अर्पिता दाएं हाथ से अपना कान पकड़ लेती है। अले दीदी आप भी कितनी जल्दी भूल जाती है ना। अभी अभी मम्मा ने कहा था कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी छोली कह रही हो। और प्रशांत के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, देख लो चाचू दीदी आपकी नकल कर रही है। ऐसे ही आप भी तो छोली कहते हैं ना, क्या हम दीदी से कहे आप कॉपीकेट? चुप रहिए आप, अगर इन्होंने सुन लिया तो आपको बहुत डांटेगी और साथ ही साथ मुझे भी। प्रशांत ने धीमे से नन्ही त्रिशा से कहा, जिसे सुन त्रिशा अपने ओठों पर उंगली रख लेती है, जिसे देख अर्पिता मुस्कुरा देती है। मुझे अच्छा लगा जो तुम मेरे एक बार कहने पर यहाँ आई अर्पिता। प्रशांत अर्पिता से कहता है और त्रिशा को लेकर आगे बढ़ जाता है। प्रशांत के जाने के बाद अर्पिता सोचती है, अब तो पूरी बात सुने बिना यहाँ से चले गए प्रशांत जी। एक बार हमारी बात तो सुन लेते तभी आगे बढ़ते। प्रशांत के वहां से जाने के बाद त्रिशी अर्पिता की ओर देखती है। हाय अर्पिता, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। श्रुति ने आगे बढ़कर अर्पिता को गले लगाते हुए कहा। श्रुति की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए उसके गले से अलग होती है और कहती है, अच्छा तो हमें भी बहुत लगा श्रुति, लेकिन तुमने अभी तक बाकी सदस्यों से हमारा परिचय नहीं करवाया। अरे बस इतनी सी बात, चल अभी परिचय करवाती हूँ। तो सबसे पहले मिलो मेरी सबसे प्यारी भाभी की सबसे प्यारी दोस्त चित्रा से। चित्रा दी, ये मेरी कॉलेज के बनी नई दोस्त है अर्पिता व्यास। चित्रा, नाम तो बहुत प्यारा है आपका अर्पिता। अर्पिता जी धन्यवाद, हमारे दादाजी ने रखा था। चित्रा, तो आपको भी मैं कहने की जगह हम अपना पसंद है। अर्पिता चित्रा की बात का आशय समझ नहीं पाती है। वह चित्रा से कहती है, हम कुछ समझे नहीं, आपको भी से आपका क्या आशय है? चित्रा, अर्पिता कुछ खास आशय नहीं है, ये तो बस इसलिए कहा, मेरे दोस्त भी बिल्कुल आपकी तरह ही बातें करते हैं। हम हमारे इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपकी बात सुनी तो बस राधिका की याद आ गई। अगर वो यहाँ होती ना तो आपसे मिलकर बेहद खुश होती। कोई बात नहीं चित्रा जी, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी मुलाकात भी उनसे अवश्य होगी, जैसे आप सभी से हुई है।
वैसे भी कभी कोई सहयोग बना तो हम उनसे भी अवश्य मिलेंगे, अर्पिता चित्रा से कहती है। जिसे सुन चित्रा कहती है, सहयोग? अवश्य। इतनी शुद्ध हिंदी और ये पॉजिटिव सोच, लगता है काफी कुछ ऐसे गुण है दोनों में। हो सकता है, कहते हुए अर्पिता मुस्कुरा देती है। अर्पिता और चित्रा आपस में बातचीत कर रही होती है कि तभी एक 5 बरस का छोटा सा बालक एक बड़ी सी बॉल से खेलते हुए वहां आ जाता है। उसे कुछ ही पीछे उस बालक के माता पिता होते हैं, जिन्हें वो बीच बीच में मुड़ मुड़ कर देख लेता है। बच्चे को अपनी तरफ देखता पाकर उसके माता पिता हाथ हिला देते हैं, जिससे वो मुस्कुराते हुए वापस से खेलने लगता है। अर्पिता बच्चे की हरकत देखकर मुस्कुरा देती है। श्रुति, दोनों की बातें हो गई हो तो मैं अब परम भाई से भी परिचय करवा देती हूँ। हाँ, बिल्कुल श्रुति, बातें तो चलती ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। और अभी तुम इनका परिचय करवाओ। जरा त्रिशा को देखती हूँ, कहीं प्रशांत को परेशान ना कर दे, त्रिशा श्रुति से कहती है। ओके दी, आप देखिए, हाँ हम लोग भी आते हैं, श्रुति ने त्रिशा से कहा। त्रिशा वहां से चली आती है और श्रुति अर्पिता के परम से परिचय करवाती है। परम, जो अब तक अर्पिता को ध्यान से सुन रहा होता है, उसे उसने एक झलक राधिका की दिखती है। राधु यहाँ कैसे? कह परम दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखें मलने लगता है और फिर हाथ हटाकर आंखें बड़ी कर अर्पिता को देखने लगता है। अर्पिता, ये है मेरे परम भाई, हम दोनों ही सेम एज ग्रुप के हैं। प्रशांत भाई हम दोनों से लगभग 6 महीने की बड़े होंगे, श्रुति ने अर्पिता की ओर देखकर कहा। श्रुति की बात सुन अर्पिता परम को हेलो कहती है, जिसे सुन परम एक गहरी सांस ले मन ही मन कहता है, थैंक गॉड, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। एक पल को तो मुझे लगा कि ये राधु की कॉपी है। गॉड ने मुझ पर तरस खाकर इन्हें यहाँ भेज दिया, बेकार में मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती। पिता की हेलो की जवाब न देने पर श्रुति परम के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, कहाँ खो गए आप भाई? कहीं आप भी तो नहीं मेरी दोस्त को राधु भाभी ढूंढने लग गए? परम भाई, दोनों लगभग एक जैसी है, लेकिन फिर भी बहुत अलग है। ओके? ओके, समझ गया मैं, परम ने धीरे धीरे कहा, जिसे सुनकर श्रुति को हंसी आ जाती है। किरण, जो उन तीनों को कुछ भी दूर पर खड़ी होती है, चलकर अर्पिता के पास आ जाती है। वही वो बालक खेलते हुए बॉल पर एक लगा देता है और बॉल सीधा किरण के सामने आकर रुक जाती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। अर्पिता, यार मैं कब से देख रही हूँ तुझे, माँ के पास तो नहीं जा रही है बल्कि यहाँ खड़े हो। में उलझती है और गोल गोल घूमकर वापस को परम को स्पर्श करते हुए नीचे गिर जाती है। किरण का परम से टकराते समय श्रुति का फोन रिंग करने लगता है, जो किरण के गिरने के बाद भी रिंग करते रहता है। श्रुति फोन उठाकर देखती है, जो सात्विक का होता है। वह एक तरफ चली जाती है। किरण परम को देखती है और उठकर खड़ी हो जाती है। परम को स्पर्श से उसे कुछ एहसासों का अनुभूति होती है, जिस कारण वह उससे कुछ नहीं कहती है। वही परम भी खड़ा हो जाता है और किरण को सॉरी कर वहां से चले जाता है। श्रुति भी फोन रख वहां से चली आती है। परम को वहां ना देख वो कहती है, ये परम मुझे बिन बताए भी चला गया, मेरे लिए रुका भी नहीं, इसे तो मैं घर जाकर देख लूंगी। वो किरण की ओर देखती है और अर्पिता से कहती है, अर्पिता, ये किरण है ना तुम्हारी मासी की बेटी? उस दिन ये तुम्हारे साथ आई थी ना फंक्शन में? अर्पिता ने कहा। ओके, तो फिर अर्पिता अभी के लिए बाकी सबके पास चलते हैं, श्रुति कुछ सोचते हुए अर्पिता से कहती है। अर्पिता, सॉरी यार, यही तो हम कब से कहना चाह रहे थे कि आज हम यहाँ मूवी देखने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ अपनी मासी और किरण के साथ शॉपिंग के लिए आए हैं। क्या? और मैंने समझा कि तुम यहाँ। खैर कोई नहीं, एक काम करो ना, तुम भी अपनी एरिया की तरफ चलिए, वहाँ बैठकर आप लोग अपनी पसंदीदा अदरक वाली चाय देखोगी, एक ताजगी भरी। अर्पिता से कहा। हाँ, फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्पिता, तुम्हें भले ही परेशानी नहीं हो, लेकिन माँ को जरूर होगी, क्योंकि उनके अनुसार अभी ये समय फिल्म देखने का नहीं है, बल्कि अभी समय है घर जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, किरण ने उदासी भरे स्वर में कहा, जिसे सुनकर श्रुति उदास हो जाती है। वो अर्पिता से कहती है, ठीक है, फिर तुम जाओ, कल मिलते हैं कॉलेज में। के श्रुति बाय, अर्पिता ने कहा और किरण के साथ लेकर दोनों ही बीना जी के पास जाने के लिए बढ़ जाती है। वही श्रुति प्रशांत, त्रिशा और परम के पास चली आती है। उसे अकेले आता देख प्रशांत और चित्रा दोनों साथ कहते हैं, श्रुति तुम अकेले आई हो, तुम्हारी दोस्त अर्पिता कहाँ है? दोनों के एक साथ अर्पिता के बारे में पूछने पर श्रुति उदास होकर कहती है,
वह तो अपनी मासी के पास गई। वह तो अपनी मासी के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। हम सबके साथ फिल्म देखने के लिए थोड़े ही आई थी, तो इसमें उदास होने की क्या आवश्यकता है। श्रुति, आफ्टर ऑल फैमिली फर्स्ट। प्रशांत ने श्रुति से कहा, सो तो है भाई। तो फिर चलिए हम सब चलते हैं, शो शुरू होने वाला होगा। श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है और सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। प्रशांत का फोन रिंग होता है। वो नंबर देखता है जो घर से होता है। चित्रा, परम, मैं अभी आता हूँ, घर से कॉल आ रहा है, इसे अटेंड करना आवश्यक है। ये लो एंजल को संभालो, वैसे भी ये सो चुकी है तो ज्यादा परेशान नहीं करेगी। प्रशांत ने त्रिशा को परम को देते हुए कहा और वहां से बाहर चला जाता है। वही जब अर्पिता और किरण दोनों आगे बढ़ती है और एक फ्लोर पर उन्हें वही मासूम सी प्यारा सा बच्चा दिख जाता है जो मस्ती में खेलते हुए बॉल के पीछे पीछे दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों की तरफ चला जा रहा है। अर्पिता और किरण दोनों ही उसे देखती है और ओ नो दोनों एक साथ तेज आवाज में कहती है। किरण वही खड़े होकर उसके पेरेंट्स को देखने लगती है और अर्पिता बिन एक पल गवाए उस बच्चे को पीछे लगा देती है और समय रहते बच्चे तक पहुंचकर उसे उठा लेती है। प्रशांत फोन से अपने घर से बात कर रहा होता है। आवाजें सुन फोन कान से हटाकर आसपास देखता है, लेकिन उसे सामने कोई नहीं दिखता है, तो आपस से फोन को कान से लगा बातचीत करने लगता है। बात करने के साथ साथ वह आसपास के दृश्यों को भी देखता जाता है। बात करते करते उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ती है, जिसमें उसे अर्पिता एक बच्चे को हाथ में पकड़े हुए होती है। बच्चा डर के वजह से रो रहा होता है। अर्पिता उसे गोद से नीचे उतार देती है और स्वयं घुटनों के बल बैठकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहती है, अरे आप तो डर रहे हैं। आपकी माँ तो हमेशा कह रही थी कि आप तो काफी ब्रेव है, आपको तो डर नहीं लगता है और आप तो यहाँ रो रहे हैं। इसका मतलब आपकी माँ आपके बारे में गलत बोल रही थी। अर्पिता की बात सुन वो बच्चा धीरे धीरे चुप हो जाता है और कहता है, दीदी मुझे डर नहीं लगता, वो तो मैं इसलिए रो रहा था काहे कि मेरी गेंद वहां नीचे चली गई है। बच्चा हाथ को इशारे से बताते हुए कहता है, तो तभी हम सोचे। अर्पिता अपने माथे पर उंगली रखकर सोचते हुए कहती है। प्रशांत जी नीचे से दोनों के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से देख रहा होता है। बच्चे के इशारा करने पर उसकी नजरें लुढ़क रही बॉल पर पड़ती है। प्रशांत सारी बात समझकर बॉल को उठा लेता है और उसे लेकर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चला जाता है लिटिल चैम्प की बॉल कह प्रशांत बॉल उस बालक की ओर बढ़ा देता है। बच्चा थैंक यू अंकल कहता है और मुस्कुराते हुए बॉल को हाथ में ले लेता है। उस समय उसके चेहरे पर इतनी खुशी होती है जिसे उसे गढ़ा हुआ खजाना मिल गया हो। किरण भी वहां आ जाती है, उसके साथ उस बच्चे के माता पिता भी आ जाते हैं। माँ कहते हुए वो बच्चा दौड़कर उनके पास चला जाता है। वो बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है और अर्पिता से धन्यवाद कहती है। अर्पिता उनकी बात सुन कहती है, जीवन में कुछ पल अपने लिए चुराना बहुत मुश्किल है, हम जैसे तैसे निकाल लेते हैं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम उन पलों को बाकी जिम्मेदारियां भूल जाए। अर्पिता की बात सुन वो सॉरी कहते हैं और बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता प्रशांत को वहां देख मन ही मन खुद से कहती है, एक ही दिन में आपको दोबारा देख हमारी तो शामी सुहानी हो गई प्रशांत जी। वो चोरी चोरी प्रशांत की ओर देखती है और सोचती है, काश हमारे पास आपके साथ व्यतीत करने का कुछ लम्हे और होते। वो वहां से चली जाती है। अर्पिता का व्यवहार को देख प्रशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट स्वयं आ जाती है और वह खुद से कहता है, जब मैं मिलता हूँ तुमसे तुम मुझे बिल्कुल अलग सी लगती हो, कभी नए से रंग में देखती हो तो कभी नए से ढंग में मिलती हो। कुछ तो बात है मिस अर्पिता तुम में, कहते हुए प्रशांत वापस हॉल में आ जाता है। चित्रा, प्रशांत, श्रुति और परम ये चारों ही मूवी का आनंद लेने लगते हैं। वही उसी मॉल के दूसरे हिस्से में अर्पिता, किरण बीना जी के पास पहुंचती है। बीना जी दोनों को वहां देख उनसे पूछती है, अरे तुम दोनों अपनी शॉपिंग कर आ गई। अपनी माँ की बात सुनकर किरण अर्पिता से फुसफुसाते हुए कहती है, तेरा ही कहना था ना मासी के साथ शॉपिंग करनी है, तो अब मास की बात का जवाब भी तुम ही देगी। ओके ठीक है, तुम ज्यादा चिंता ना करो, हम संभाल लेंगे, कहते हुए अर्पिता बीना जी से कहती है, मासी वो हमने सोचा कि पहले आपके साथ ही शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी बाद में एक साथ हम सब कुछ ना कुछ खरीद ही लेंगे। बात है। बीना जी अर्पिता के सिर पर प्यार से हाथ रखती है और कहती है, मेरी प्यारी बच्ची बस ऐसे ही रिश्तों को सहेज कर रखना। कुछ ही देर में उनकी खरीदारी पूरी हो जाती है और वह किरण तथा अर्पिता की तरफ देखती है। अर्पिता जिसके चेहरे पर शिकन
का नामो निशान नहीं होता है। और किरण जिसके मुख पे उदासी झलक रही है, जिसे देख बीना जी कहती है, अब मैं तो थक गई हूँ, अब मुझसे तो और शॉपिंग नहीं होनी, अब आप दोनों ही जाइए और अपने लिए जो भी खरीदना है वो खरीद लीजिए, मैं यहाँ रखी हुई चेयर पर बैठती हूँ। मासी आप थक गई है तो हम घर चलते हैं, वैसे भी सब जरूरी सामान तो लगभग खरीद ही लिया है, बाकी शॉपिंग तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, क्यों किरण? हाँ ये सही है माँ, वैसे भी आज मेरा मन नहीं है कुछ खरीदने का, मैं तो जब से आई हूँ तब से मुझे बोरियत महसूस हो रही है, किरण ने कहा और धम से वही खाली पड़ी जगह पर बैठ जाती है। मासी और किरण आप दोनों ही थक गए हैं तो फिर यहाँ मत बैठिए, अब हमारे साथ वहाँ कैंटीन एरिया की तरफ चलिए, वहाँ बैठकर आप लोग अपनी पसंदीदा अदरक वाली चाय एक ताजगी भरी चुस्की ले लीजिएगा, जिससे ये जो थकान हो रही है ना आप दोनों को वो कहाँ छूमंतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे हाँ अर्पिता, तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें यहाँ खाना खाना है, तो फिर चलते हैं, बीना जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तो कैंटीन पहुंचती है जहाँ अर्पिता बीना जी और किरण के लिए चाय का ऑर्डर करती है और अपने लिए एक कैपुचिनो मंगवाती है। कुछ ही देर में इनकी चाय और कॉफी दोनों आ जाते हैं, तीनों बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। बीना जी अर्पिता से अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन अर्पिता मना कर देती है, उसे घर चलने को कहती है। बीना जी अर्पिता और किरण तीनों घर आ जाते हैं, जहाँ बच्चे के कार करने के बाद अर्पिता और किरण दोनों अपने कमरे में चली जाती है। अर्पिता आज शाम को हुई मुलाकात के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही होती है, वही किरण अपनी किताबों को लेकर बैठी हुई होती है। पढ़ते पढ़ते किरण अचानक से हंसने लगती है, उसकी हंसी का स्वर कमरे में फैल खामोशी को तोड़ता है। अचानक ही किरण को हंसता हुआ देख अर्पिता हैरानी से देखती है। अर्पिता, किरण क्या हो गया, अब ये अचानक से क्यों हंस रही हो? किरण, कुछ नहीं अर्पिता, कुछ सोचकर हंसी आ गई। ऐसा क्या याद आ गया किरण, हमें बताओगी? तुम जानना चाहती हो तो मैं बताती हूँ। आज शाम की घटना याद आ गई यार, जब मैं तुम्हारे दोस्त के भाई से टकराई। क्या सीन था नहीं, एकदम पहली नजर का प्यार वाला। बॉल मेरे ही सामने आकर रुकी और मैं लड़खड़ाते हुए उनसे जाकर टकराई और फिर नीचे धड़ाम से गिर गई। तो मैं सोच रही थी कि काश मैं नीचे न की बाहों में गिरती तो बिल्कुल वही फीलिंग आती, एकदम फिल्मी। कहते हुए किरण खो जाती है और इस बात की कल्पना करने लगती है। ओ, तो इसलिए किरण को हंसी आ गई। वैसे क्या पता तुम जिससे टकराई वही तुम्हारा स्पेशल वन हो, अर्पिता ने कहा। मजे ले रही हो मेरी क्यों? किरण ने अर्पिता की ओर देखकर कहा। अच्छा, वैसे शुरुआत भी तुमने ही तो की थी ना किरण, जो हुआ वह संयोग था। अब तुम इसे अपनी इमेजिशन बना रही हो, तो फिर हमने सोचा कि अब आग लग गई है तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा घी डाल ही देते हैं, क्या पता इसमें कोई खिचड़ी पक जाए, अर्पिता ने इतनी ढलती हुई आवाज में कहा जिसे सुन किरण हंसने लगती है। अरे हाँ, खिचड़ी से मुझे याद आया, आजकल खिचड़ी कहीं और ही पक रही है, वह भी पुराने निर्बल तरीके वाली, यानी माचिया वाली। तुम्हें खबर है इस बारे में कुछ? किरण ने अर्पिता की ओर देखकर कहा। क्या? हम कुछ समझे नहीं, अर्पिता ने अनजान बनते हुए कहा। बात की अर्थ समझ ही नहीं हो। किरण की बात सुनकर अर्पिता के चेहरे पर भाव बदल जाते हैं, वह किरण की ओर देखने लगती है। किरण उसके चेहरे के पास जाती है और धीमे से उससे कहती है, रिलैक्स अर्पिता, घबराओ नहीं डियर, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अब मैं चली सोने, शुभ रात्रि। किरण की बात सुनकर अर्पिता सांवलिया नजरों से उसकी ओर देखती है और किरण थोड़ी मस्ती के मूड में तुमको देखा तो ख्याल आया गुनगुनाते हुए वहां से सोने चली जाती है। किरण के गाने को सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए अपना सर पीट लेती है। लड़की भी न कहते हुए अर्पिता लाइट्स ऑफ कर सपनों में की दुनिया में चली जाती है। दिन बीना जी थोड़ा जल्दी उठ जाती है और घर के साफ सफाई के हॉल में रखे सोफे और पर्दों को कवर बदल लेती है। हेमंत जी ताजे फूलों ले आते हैं जिन्हें बीना जी गमले में सजा देती है। दया जी भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और बीना जी का कार्य करने के लिए निर्देश देने लगती है। हे भगवान, दिन चढ़ गया है और अभी तक सारा कार्य नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वो लोग समय के बड़े पाबंद है। ठीक 12 बजे वो सभी यहाँ पहुँच जाएंगे। और आपने किरण से बात करी इस बारे में?
कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार किरण कुछ ऐसा कर दे जो सही नहीं हो। बीना जी ने नीचे फर्श पर कारपेट बिछाते हुए हेमंत जी से कहा, जो इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। हेमंत जी, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार किरण अकेली थी इसलिए नर्वस हो गई थी। बीना जी, इस बार तो यहाँ अर्पिता भी मौजूद है और अर्पिता का स्वभाव तो तुम जानती हो कि किरण की संभालना उसे बेखूब आता है। और किरण से बात मैं अभी जाकर करता हूँ और अर्पिता के सामने करता हूँ, जिससे वो सारी बात समझकर किरण को समझा सके। हाँ, ये सही रहेगा, आप अभी जाकर बात करिए। कहीं ऐसा ना हो वो दोनों अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाए और कॉलेज निकल जाए। यार, अच्छा बोलो ना, अभी समझाया था ना कि वैसा कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तुम बेकार में डर रही हो। मैं जा रहा हूँ और किरण से बात कर उसे मनाकर ही लौटूंगा। ठीक है। अमन जी के कदम सीढ़ियों से किरण के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजे के पास पहुंचकर उनके कदम ठिठक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर उस तरफ किरण और अर्पिता दोनों बहनें कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। किरण हंसते हुए मुस्कुराते हुए अर्पिता को छेड़ते हुए तैयार हो रही है। किरण और अर्पिता के चेहरे की मुस्कुराहट देख हेमंत जी भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें भर जाती है और किरण के शरारतों के दृश्य उनके सामने से गुजरने लगती है। कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, मेरी नन्ही सी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसके लिए मैंने गुड्डा तलाशना भी शुरू कर दिया। मेरी नन्ही राजकुमारी। हेमंत जी अपनी आंखें पोंछते हुए और अंदर चले आते हैं। पापा, आप? किरण हेमंत जी की ओर देखकर कहती है और चुपके से अर्पिता की ओर देखने लगती है। हाँ किरण, मैं ही हूँ। आप हैरान इसलिए हो रही है कि आपके कमरे में आता नहीं हूँ। जी पापा, किरण ने चुप में कहा और चुप हो गई। हेमंत जी ने भी कुछ क्षण के लिए खामोश हो जाते हैं और सोचते हैं, आखिर बच्ची ने कुछ गलत तो नहीं कहा। कमरे में 2 पल के लिए खामोशी पसर जाती है, जिसे हेमंत जी ये कहकर तोड़ते हैं, बहुत दिन हो गए हैं आपसे कुछ पल चैन से बैठकर बात नहीं की, सोचा आज आपसे कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। किरण ने हेमंत जी की ओर देखा, जो उसके यूं अचानक से देखने पर थोड़ा सा झिझक गए थे। फिर खुद को संगत कर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखी और किरण से कहने लगे, मेरे आने का जो कारण आप समझ रही है वह सही है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मैं यहाँ उसी संबंध में बात करने आया हूँ। बेटे, इस समाज में रहने के कुछ नियम कायदे होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं, हम पर भी। लेकिन आप ये मत समझिए कि हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती हो की जाएगी आपके साथ। नहीं बेटे, आप एक बार सबसे मिले जाने परखे उसके बाद कोई निर्णय ले, और आपका वह निर्णय हम सभी को मान्य होगा। के लिए ही तो कह रहा हूँ मैं आपसे। बाकी आगे का निर्णय तो आपका होगा, आप पर कोई दबाव नहीं होगा। आप समझ रही है ना मेरी बात को? हेमंत जी की बात का किरण कोई जवाब नहीं देती है, जिसे देख अर्पिता कहती है, हम बीच में बोल रहे हैं, इसके लिए हम माफी चाहेंगे मौसा जी। हम आपकी बात का अर्थ समझ गए हैं और आप निश्चिंत रहिए, किरण सबसे अवश्य मिलेगी। हम उसे नीचे ले आएंगे। अर्पिता की बात सुनकर किरण ने चुभती हुई निगाहों से उसे देखा और फिर अपनी नजरें फेरकर चुपचाप बैठी रही। उसकी चुप्पी देख हेमंत जी अर्पिता की ओर देखते हैं। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण को देख अर्पिता पलकों के साथ गर्दन झुकाकर अपनी सहमति व्यक्त करती है। हेमंत जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और किरण के सिर पर अपना हाथ रखकर वहां से चले जाते हैं। बीना जी थोड़ी सी परेशान होकर इधर से उधर करते हुए सारे कार्य कर रही है। हेमंत जी को आया हुआ देख फौरन उनके पास चली जाती है और बेचैन निगाहों से उनके चेहरे को देखने लगती है, जैसे उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। हेमंत जी कुछ क्षण सोचते हैं, फिर बीना जी की ओर देखकर कहते हैं, बीना जी, किरण ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन अर्पिता ने आश्वस्त किया है कि वो किरण से इस बारे में बात करेगी। मैं समझ सकता हूँ किरण के मन में चल रहे उफान को, उसका कुछ न तुम आज भी नहीं बदली। हेमंत जी की बात सुन बीना जी डराते हुए कहती है, जी और तो स्वाभाविक ही तो है, हमने भी तो उसे उस समय बताया है जब लड़के वाले उसे देखने ही आ रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ। ये सारे प्रोग्राम तो पहले से बनाए जाते हैं ना, कि जिस दिन आना हो उसी समय शाम को फोन कर दिया कि माँ तैयारी कर रखना, कल लड़के वाले किरण को देखने आ रहे हैं। ये भला क्या बात हुई? और माँ जी भी बिल्कुल सुबह बताने बैठी, कल शाम को ही बता देती तो किरण से बात कर सारी
सिचुएशन ही सामने रख देते तो शायद वह खुद को थोड़ा बहुत तैयार कर लेती, लेकिन नहीं, सीधा सिर पर आकर ही बम फोड़ना है। बीना जी खुद से ही कहे जा रही थी, जिसे हेमंत जी उनकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, और अब नहीं बदलूंगी, ठीक है? ठीक, अब परे हटो, अपना बचा हुआ काम करो। जब कुछ न सूझा तो लगे मस्करी करने, कितना सारा काम पड़ा है। बीना जी झूठ मूठ का गुस्सा कर वहाँ से रसोई में चली जाती है और हेमंत जी वहाँ से बाजार के लिए निकल जाते हैं। वही अर्पिता किरण के कमरे में है और उससे बातचीत कर रही है। अर्पिता, किरण क्या हो गया था तुम्हें? तुम मौसा जी से बातचीत क्यों नहीं कर रही थी? मौसा जी तुमसे बात करने आए थे, क्यों चुप रही थी तुम? बोलो, अब जवाब दो। अर्पिता, हर बार यही होता है, पिछली बार भी अचानक से आकर बोल दिया कि जाओ किरण, नीचे तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। यार ये क्या बात हुई भला? अर्पिता, इंसान हूं मैं, कोई खिलौना नहीं जिसके अंदर कोई भावना नहीं होती है। मेरे अंदर भावनाएं हैं। लड़की को ये खबर सुनकर एडजस्ट करने में समय लगता है, और एक मेरे साथ तो हथेली पर सरसों जमाने की आदत है सबको। किरण ने चिढ़ते हुए अर्पिता से कहा। अर्पिता किरण की बात ध्यान से सुनती है और उससे कहती है, किरण हमें एक बात स्पष्ट बताओगी? किरण, हाँ पूछो। अर्पिता, तुम्हें इतनी परेशानी किस कारण हो रही है? मौसा जी ने अचानक से तुम्हें खबर दी इस कारण, या फिर तुम किसी और को पसंद करती हो इस कारण? क्या बात है, साफ साफ कहो। हम तुम्हें बचपन से जानते हैं और तुम ऐसी नहीं हो जैसे आज तुम बनने की कोशिश की, और फिर ऐसा आए तो तुझे तो हमें बताना, अपना तरीके से निपटाते, जैसे हमने अपने कॉलेज में कुछ दिमाग ठिकाने लगाए। ये शायद आया कुछ। ओ माय गॉड, याद आया यार, किरण ने हंसते हुए कहा। किरण के चेहरे पर हंसी देख अर्पिता उससे कहती है, तो फिर इतनी परेशानी क्यों किरण? अर्पिता की बात सुनकर किरण सोच में पड़ जाती है और कुछ पल मौन रहती है, फिर कहती है, अर्पिता सच कहूँ तो मैंने कभी तुम्हारे नजरिए से सोचा ही नहीं कि मैं परेशान हो कह रही हूँ, जबकि मेरी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया, और कल जिससे टकराई वो तो बस टकरावा ही था न, इसके बारे में मैं क्या सोचूं? किरण ने मुस्कुराते हुए अपनी बाईं आंख दबाकर कहा, बाकी एक बार इस आने वाले नमूने से मिलकर देखते हैं। अगर मेरे टाइप का नहीं हुआ तो फिर तुम और मिलकर तिगड़म भिड़ा ही लेंगे ना? हाँ, काहे नहीं, इसी बात पर हाई फाई, अर्पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। यह कहते हुए किरण और अर्पिता दोनों हाई फाई करती है। किरण मुस्कुराने लगती है, वही अर्पिता एक बार मन ही मन कहती है, जीवन के इस सफर में काश कभी आपसे दोबारा मुलाकात हो प्रशांत जी, और मुस्कुराने लगती है। अच्छा सुनो किरण, हम नीचे जा रहे हैं, चुना कि अभी तो तुम्हें देखना है कि वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, और एक बात कहे, हम किस्मत वाली होती है लड़कियां जो उन्हें अपनी घर की लक्ष्मी बनाने के लिए लोग खुद चलकर आते हैं। बड़े ठाठ होते हैं मैडम, कुछ तो नखरे दिखाना बनता है। नहीं समझ, मासी को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है तो हम देखते हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो हम करवा लेते हैं, अर्पिता ने कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, किरण अपनी किताबें समेटकर कबर्ड में रखती हुए कहती है। अर्पिता वहां से बीना जी के पास चली आती है। अरे अर्पिता, आप आ गई, किरण का मूड बना कि नहीं? वो मानी कि नहीं? बीना जी ने कहा। एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए अर्पिता से कहा, रिलैक्स मासी, किरण मान गई है और उसका मूड भी बहुत अच्छा है, आप बेफिक्र होकर सारे कार्य कीजिए। ये खबर सुन बीना जी अर्पिता के माथे को चूम लेती है। वह थोड़ी भावुक हो जाती है। ये देख अर्पिता अपनी गर्दन हिलाकर न कहती है, जिसे देख बीना जी उसको धीमे से मुस्कुरा देती है। अर्पिता, मासी हम तो नीचे आए थे कि आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दे, लेकिन आपने तो सारा कार्य पूर्ण कर लिया है। अब हम क्या यहाँ बैठकर प्याज काटे? ना मेरी बच्ची, प्याज नहीं, तुम अपना पसंदीदा काम करो, वो करो जिससे तुम्हें बेस्ट हो। ये लो कॉफी और थोड़ी सी शक्कर के साथ में मिल्क। अब यहाँ आराम से बैठकर इन्हें फेंटो और फेंटती जाओ जब तक ये सभी मिलकर एक रूप नहीं हो जाते। सच कहा मासी आपने, यही तो वैवाहिक जीवन की खुशियों की चाबी है, बिल्कुल कॉफी के जैसे। कप मन के कॉफी बनाने के लिए हमें कुछ चीजें बिल्कुल सही मात्रा में डालनी होती है, और ये संयोग तो देखो मासी, जो दो जरूरी चीजें हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कॉफी पाउडर जो कड़वा होता है, वहीं शक्कर जो मीठी होती है, बिल्कुल दो अलग अलग सोच के व्यक्तित्व की तरह। फिर उसे एक रंग करने के लिए हम मिलाते हैं इसमें जरा सा दूध, यानी इन दो अलग अलग सोच के व्यक्तियों को जरा व्यक्ति के द्वारा डाले गए एफर्ट,
जो अगर सही मात्रा में मिलाना आ जाए तो जिंदगी ही खूबसूरत बन जाए और फिर मन की कॉफी बनती है, यानी मीत से मनमीत बनते हैं। और यह झाग वाली कॉफी हमें बेहद पसंद है। लीजिए मासी, हो गई आपकी कॉफी तैयार, अर्पिता ने बाउल बीना जी की ओर बढ़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान थी। कितनी सरलता से अर्पिता ने खुशियों का सार समझा दी हुई सोचे हमारी अर्पिता की, जहाँ भी जाएगी अपनी सोच और गुणों से सबको अपना बना लेगी, बीना जी मन ही मन कहती है और मुस्कुराते हुए कॉफी को बाउल अर्पिता के हाथ से ले लेती है। बीना जी, अच्छा अर्पिता, अब तुम जाओ, सारा कार्य लगभग हो गया है, 12 बजे सभी आ जाएंगे, कुल मिलाकर 4 जन आ रहे हैं और एक हमारी जीजी, तो 12 बजे तुम आ जाना और मेरी जरा मदद कर देना, ठीक है? जी मासी, हम तो आपके बिन कहे दौड़कर आ जाएंगे, भला ये भी कोई कहने की बात है, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से ऊपर किरण के कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद 12 बज जाते हैं और 12:01 पर घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने का स्वर आता है। ये देखकर बीना जी अपने फोन से अर्पिता को एक मिस्ड कॉल कर देती है। अर्पिता फौरन से ही नीचे चली आती है और सबके अंदर आने से पहले ही रसोई में चली आती है और एक नजर रखे सभी सामान पर दौड़ाती है और समझकर कार्य भी करने लगती है। वही बीना जी और हेमंत जी दोनों घर के बाहर जाते हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हैं। जी नमस्ते कमला जी, नुपेंद्र जी और जी प्रणाम करते हुए राधिका अपना हाथ जोड़ लेती है। बीना जी भी मुस्कुराते हुए प्रणाम करती है। हेमंत जी सभी के अंदर आने के लिए कहते हैं। जी चलिए, कहते हुए नुपेंद्र, शोभा, कमला और राधिका सभी बीना जी और हेमंत जी के साथ अंदर चले आते हैं। चारों अंदर जाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। शोभा और राधु बैठते ही एक सरसरी नजरें चारों ओर डालती है, मानो की आंखों से ही स्कैनिंग कर रही हो। हेमंत जी सभी के पास बैठते हैं और बीना जी एक नजर ऊपर सीढ़ियों पर डालती है और फिर वहां से रसोई में चली आती है, जहाँ पहले से ही अर्पिता होती है। बीना जी अर्पिता को देख मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम यहाँ आ गई, मैं वहाँ खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी मासी, वो दरअसल आपका कॉल आया था, हम तभी आ गए थे, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा किया, बीना जी ने कहा। अच्छा मासी, हमने न ये पानी की गिलास में निकाल कर रख दिया है, इसके साथ ही कुछ मीठा भी रखा है, हमारे लखनऊ का रिवाज जो ठहरा। बहुत अच्छा किया लाली, अब एक काम करो, तुम इसे बाहर सबके लिए ले जाओ, इसी बहाने तुम सबसे मिल भी लेगी, बीना जी ने अर्पिता से कहा। मासी, कहते हुए अर्पिता बाहर आए कुछ मेहमानों के लिए पानी लेकर आती है और सभी को पानी सर्व कर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और मन ही मन सोचती है, अर्पिता यहाँ तो परिवार है आया है, लेकिन जिसे वाकई में मिलना चाहिए वह तो नदारत है। यहाँ से हमें लग रहा है कुछ ज्यादा ही पुरानी सोच इन लोगों की, कहीं हमारी किरण वही पुराने जमाने की टिपिकल फैमिली में तो नहीं फंसने तो नहीं जा रही है, पता करना पड़ेगा। जी प्रणाम, और हेमंत जी की ओर देखकर कहती है, ये कौन है? जी ये बीना जी की बहन की बेटी है अर्पिता, यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई है, हमारे साथ ही रहती है, बहुत प्यारी है। तो क्या पढ़ाई कर रही है यहाँ पर पिता? शोभा ने फिर से पूछा। शोभा के प्रश्न करने से अर्पिता अपनी सोच से बाहर आई और बोली, यहाँ लखनऊ कैंपस में संगीत विषय पर पढ़ाई कर रहे हैं, अर्पिता ने बेहद सादगी से संक्षिप्त उत्तर दिया। अर्पिता का लहजा सुनकर शोभा और कमला मुस्कुराते हुए राधु को और देखती है। उनका आशय समझ राधिका मुस्कुरा देती है और अर्पिता से पूछती है, वैसे आप मूल्य रूप से कहाँ की है? हम आगरा से हैं, अर्पिता ने कहा। तब तक डोर बेल बजती है, हम अभी आते हैं कि अर्पिता वहां से दरवाजा की ओर बढ़ जाती है और दरवाजे पर खड़े शख्स को देख उसे जोरों का झटका लगता है। आप यहाँ? अर्पिता के मुख से मुसिकल चंद शब्द निकलते हैं। दरवाजे पर प्रशांत खड़ा होता है, जो गर्दन नीचे किए अपना फोन चला रहा होता है। आवाज सुनकर वो नजर उठाकर ऊपर देखता है तो अर्पिता को देखकर उसे भी हैरानी होती है। प्रशांत जी, आप यहाँ, अर्थात आप सब? हमारे कहने का, अरे आप पहले अंदर आइए, अर्पिता ने घबराते हुए कहा। जी बेहतर, वरना तुम्हारे सवाल सुनकर तो मुझे लगा कि कहीं यही खड़े खड़े न समय न गुजर जाए, प्रशांत जी ने धीमे से कहा। उसकी बात सुन अर्पिता कहती है, जी वो बस हमसे आपका यहाँ होना एक्सेप्ट नहीं किया था ना, तो बस ऐसा रिएक्शन दे दिया।
तो ऐसा क्या? प्रशांत ने अंदर आते हुए अर्पिता से कहा। अंदर आकर प्रशांत अपने ताऊजी के पास बैठ जाता है। प्रशांत जी को सबके साथ बैठा हुआ देखकर अर्पिता बूझे हुए स्वर में खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, तो इनका रिश्ता जुड़ रहा है हमारी किरण से। इसका मतलब हमारी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हमारा पहली नजर वाला पहला प्यार अधूरा रह गया। कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी घिर आती है, जैसे वो छिपाने का प्रयास करने लगती है। वही प्रशांत जी अर्पिता को वहाँ देख मन ही मन कहते हैं, लगता है अर्पिता को ही हम सभी यहाँ देखने आए हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारे छोटे परम के लिए इन्हीं का चुनाव किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की को देखने का अर्थ हुआ रिश्ते का स्वीकृति का मोहर लगाना, यानी ये अब से हमारी परिवार का हिस्सा कहलाएंगी। क्या? प्रशांत जी एक पल के लिए सावलिया नजरों से अर्पिता को और देखते हैं, और जो मुख पर मुस्कान का आवरण ढके सभी को सामने खुश होने का दिखावा कर रही है। खुश देखकर प्रशांत जी अपनी नजरें फैल लेते हैं एवं मन ही मन कहता है, सोचा नहीं था कि तुमसे यूं मुलाकात होगी। खास के लिए टूटती हुई सारी आस होगी। अभी तो ख्वाहिशें जग रही थी तुम्हें जानने की। क्या पता था कि वो ख्वाहिशें भी पल दो पल की मेहमान होगी। बीना जी अर्पिता से किरण को लाने का इशारा करती है, तो अर्पिता बिन देर किए तुरंत ही सदे कदमों से ऊपर चली जाती है और कमरे में जाकर किरण को देखती है, जो उसके कहने पर तैयार हो आईने के सामने खड़ी है। किरण को देख उसके मन में उनके विचार आने लगते हैं। ओ गॉड, क्या करें हम? क्या किरण को जाकर कह दे कि वो प्रशांत जी से विवाह करने के लिए मना कर दे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं? कहीं किरण ने उन्हें देखकर हाँ कर दिया तो? क्योंकि वो भी ऐसे एक बार उनसे मिलने के बाद उन्हें कोई मना नहीं कर पाएगा। और किरण, नहीं अर्पिता, ये क्या उलझुलुल की बहियात ख्यालों में अपने हृदय में ला रही है? इश्क में छल और हासिल करने का कोई स्थान नहीं है, और आगे का क्या निर्णय अपनी बहन पर छोड़ दे। 2 क्षण में ही क्या क्या उटपटांग सोचने लगी। स्टूपिड कहीं की। अर्पिता ने खुद से ही तर्क वितर्क कर स्वयं को समझाने की खुद से कहा, और फिर से होठों पर मुस्कुराहट रख किरण के सामने पहुंच जाती है। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।